हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। यहाँ पर जैसा कि आप सभी हमारे सेंटर से अगर पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है कि विभिन्न विषयों की तैयारी पहले हमारे साथ कर रहे हैं। इसी में आप सब लोगों की तरफ से एक रुझान आया था कि हमारे लिए एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की क्लास भी आप सभी लेकर के आएँ। तो आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की कक्षाएँ। इस गणित की कक्षाओं में हम जो है कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों ही पोर्शन कंप्लीट करेंगे। एप्टीट्यूड में आपका आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड में देख रहे हैं, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद में हम यहाँ पर HCF, LCM, कार्य मजदूरी, लाभ हानि, प्रतिशतता, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब टॉपिक को जो है कि कवर करते हुए मैथमेटिक्स यानी कि जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्यामिति, क्षेत्रमिति के टॉपिक में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जैसे कि CG व्यापम, CG PSC या फिर रेलवे, SSC या फिर अलग अलग राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, उन सभी के सिलेबस और उसमें आने वाले प्रश्न किस प्रकार के और कौन कौन से लेवल के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अगर CG PSC की, तो CG PSC में मैथ्स एप्टीट्यूड का जो लेवल होता है वो CG व्यापम और CG PSC का लगभग बराबर होता है। लेकिन जहां हम SSC में आते हैं तो SSC में क्या रहता है, आपके पास में समय कम रहता है और सवाल ज़्यादा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिसको आपको लंबा सॉल्व करना ना पड़े। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको लंबा सॉल्व ना करना पड़े, कुछ 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोग उसको बोला जाता है क्या, ट्रिक के माध्यम से जो है कि मैथमेटिक्स सॉल्व कर दिया जाए, है कि नहीं। तो कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे हम, है ना। ट्रिक्स भी 2-4 क्वेश्चन के लिए 2-4 जो है कि टॉपिक में देखना जरूरी हो जाता है। वो भी हम देखते हुए क्या करेंगे, हमारा ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस ख़त्म करेंगे। ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, CG PSC हो, CG व्यापम हो, SSC हो, उन सभी के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कराते हुए सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। मतलब ये नहीं कि मैं केवल टॉपिक पढ़ा करके उसका थ्योरी पढ़ा के ख़त्म कर दिया या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन करा दिया, है ना। मैं दोनों ही चीज़ यहाँ पर कवर कराऊंगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे जो आपके SSC में, व्यापम में, रेलवे में, इस अलग अलग जो है कि राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आए, इस टाइप से जो है कि आपको क्वेश्चन कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम चालू करने से पहले हमको नंबर यानी कि संख्याओं को जानना जरूरी है ना। तो संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो संख्याएं शुरू होती हैं सम्मिश्र संख्याओं से, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जहां पर बात आती है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब 2 चीजें मिली हुई हो, तो 2 चीजें वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं। A + IB के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पर A है वास्तविक संख्या, A क्या है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, और I क्या है, I है आपका इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या से मिलकर के बनता है हमारा क्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि इमेजिनरी नंबर कैसे बनता है। वास्तविक संख्या तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग खुद इसको समझ सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, -2, -4, 0, ये सभी क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसके साथ आयोटा, इसे क्या बोलते हैं, आई को हम आयोटा जिस नंबर के साथ में आता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मैं अगर निकालना चाहूँ रूट 4 क्या होता है, वर्गमूल 4 क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है, 2 का वर्ग मैं लिखूं तो वो 4 आ जाता है, इसलिए जब वर्गमूल निकालते हैं उसका अपोजिट, इसलिए 2 आ जाता है। इसके जो है कि हम विस्तृत जानकारी जब हम रूट एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर आपको दूंगा। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में √4 को 2 लिख देते हैं, लेकिन अगर इसको हम गणित के डीप नॉलेज में जाए तो एक्चुअल में ये होता है +-2। ठीक है,
मतलब √4 अगर मैं निकालूं तो √4 इज इक्वल टू एक होगा आपका -2 और एक होगा आपका +2, ठीक है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को इमेजिनरी नंबर में आते हैं, इमेजिनरी नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर ये देखते हैं, तो अगर मैं लिखना चाहूँ -4 का रूट, क्या बोला मैंने, -4 का रूट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये निकल करके आता है आयोटा ऑफ √4। क्या आता है, आयोटा ऑफ √4, यहां से इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। कुछ लोग इसको सुन करके परेशान हो गए होंगे कि सर ये तो हम कभी पढ़े नहीं है, तो चिंता मत करो, ये अभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस एप्टीट्यूड की क्लास में आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो आगे जो भी पढ़ाई होना है वो कहाँ से होना है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के साथ में होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको, -∞ से लेकर के 0 से +∞ यानी कि अनंत तक सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उसके वर्गीकरण में। इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, बचपन में कई बार सुने होंगे, है ना। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में विभक्त कर सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। p/q के रूप में विभक्त करना है कि नहीं। यहां पर एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं कि 2/0, मान लेते हैं अगर q 0 हो गया, 2/0 की तो वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, तो फिर ये कहां से रैशनल हुआ, है कि नहीं। तो इसलिए q को हम 0 नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिना q को 0 किए अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे आ जाएगा 1/2, 41/20 या फिर 29/30, इस तरह से जो भी संख्याएं होंगी उन सभी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना। अपरिमेय संख्या है वो जिसे हम p/q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते। कैसी संख्या है, जैसे कि जितने भी रूट के जो नंबर्स होते हैं, जैसे √2 लिख दिया, √8 लिख दिया, या फिर √1 + √9 लिख दिया, है कि नहीं। ये सभी जो संख्याएं होती है ये अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि क्या शून्य यानी कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। थोड़ा सोचिए, तो मैं बताता हूं आपको, है ना। शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसे, मैंने बोला कि p/q में q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन p तो 0 हो सकता है, और जहां आपका p 0 हुआ और q कोई भी संख्या हो गई तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, शून्य। इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 1-2 नंबर के लिए जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी में खास करके कि शून्य एक परिमेय संख्या या नहीं है, हाँ नहीं, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं, इस टाइप से ऑप्शन बन जाता है। ऑप्शन बनाने के लिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, है ना, ये जो परिमेय संख्या है इसको फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पूर्णांक, दूसरा प्राकृतिक संख्या और तीसरा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। पूर्णांक, पूर्ण शब्द से बना है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, संपूर्ण अंक। जितने भी नंबर आप अपने जिंदगी में सुने हैं वो सभी पूर्णांक है। कैसे, इसको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ इसके एग्जाम्पल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -∞ से लेकर के +∞ तक सारी संख्या पूर्णांक है, पूर्ण अंक, है कि नहीं। इसके बीच में आपके क्या आ जाएगा, शून्य, ठीक है। ये भी, यानी कि अगर मैं बात करूं कि शून्य क्या एक पूर्णांक है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या 24 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। -24 है, बिल्कुल है। माइनस का 999 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी संख्याएं आप सुने हैं वो सभी पूर्णांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है कि नहीं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको आप जो है वस्तुओं की गणना करने के लिए यूज कर सकते हैं। वस्तुओं की गणना कैसे, वस्तुओं की गणना आप कर सकते हैं जैसे कि इस मार्कर का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ। चलिए, ये मार्कर बहुत बढ़िया है। ये कितना मार्कर है, अगर मैं बोलूँ 1 मार्कर है। अब ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं। तो
क्या मैं इसको अगर हाथ से अगर तीनों मार्कर को नीचे रख देता हूं तो क्या अब मेरे पास -1 या -3 मार्कर है? नहीं, आप माइनस में नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जिसको हम वस्तुओं की गणना में जिसको यूज कर सकते हैं वो होता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा तो फिर सर ये पूर्ण संख्या क्या है? अब तो आप तो सब कवर करा दिए यहाँ पर, -∞, +∞, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक संख्या बच जाता है, वो है 0। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी, तब वो कहलाती है पूर्ण संख्या। डिफरेंस समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना? एक बार और इसको जो है कि ध्यान से देखेंगे। पूर्णांक क्या है? -∞ से लेकर के +∞। प्राकृतिक संख्या क्या है? वस्तुओं की गणना 1, 2 से लेकर के +∞। और पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 से लेकर के +∞ तक। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप जो है कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तब वो अच्छी बात है कि नहीं? वैसे मैं काफ़ी जो है कि ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप मेरे साथ साथ लिख सकें, है ना? लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं या लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो हमारे ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप चले जाइए। वहाँ पर आपको इस सभी का जो है कि PDF उपलब्ध है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए, आराम से बैठ करके आप जो है कि अपना नोट्स बनाइए, कलरफुल पेन यूज़ कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अपने ऐसा नोट्स बना लीजिए कि आपको दोबारा कभी मैथमेटिक्स का नोट्स बनाने की या किसी और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है कि नहीं? यहाँ पर मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपके शुरू में ही बताया कि कंपटीशन लेवल की तैयारी भी हो जाए, है ना? और उसके साथ साथ आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपको कभी दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे अब इन सभी संख्याओं के बाद में हमारे पास जो पढ़ने के लिए अगला जो टॉपिक आता है वो होता है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या है। सम संख्या या इवन नंबर हम किसे बोलते हैं? इवन नंबर वो सारी संख्याएं होती हैं जो 2 से, है ना, जो संख्या जो है हमारा 2 उससे डिवाइड हो जाए, यानी कि उसका भाग चला जाए। ठीक है, तो सम संख्या को हम क्या बोल सकते हैं कि जिसका भाग 2 से चला जाए, है ना? जैसे कि मैं अगर बात करूं सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। क्या 2 का 2 से भाग जाता है? जी बिल्कुल जाता है, एक बार जाता है। एक संख्या मान लेते हैं 4, 4 का 2 से भाग जाता है? जी बिल्कुल जाता है, 2 दूनी 4। 3 का भाग क्या 2 से जाएगा? 3 जो है कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, हमें रिमाइंडर यानी कि शेष फल मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर शेष फल प्राप्त होगा वो संख्या क्या होंगी? विषम संख्या है। सम संख्या के जस्ट अपोजिट क्या है आपका? विषम संख्या है। ठीक है, मैं जैसे देख लेता हूँ क्या 40 2 से डिवाइड हो रहा है? जी बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 2 20 बार जाएगा, है कि नहीं? मैं बात करता हूँ अगर 97 2 से डिवाइड होगा तो हमको एक शेष फल प्राप्त होगा। तो जिसमें शेष फल प्राप्त हो जाता है 2 से डिवाइड करने से, वो संख्या कौन सी हो जाती है? विषम संख्या है। ठीक है, तो सम और विषम संख्याओं के बीच में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो आपसे इजीली बन जाएगा। चलिए, तो अब हम जो अगला अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सम संख्या, है ना? सम संख्या एवं सम पूर्णांक। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न का जो लैंग्वेज होता है, प्रश्न में एग्जामिनर क्या करता है, आपको जो इजी जो सवाल होते हैं, जो सरल प्रश्न होते हैं, उसको भी कठिन करने के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, और आंसर इससे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी देखिएगा इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है ना? तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनती है। ठीक है, किस संख्या से बनती है ये? तो प्राकृतिक संख्याओं से बनती है। ठीक है, और अगर सम पूर्णांक की बात करें तो क्या बचा? सम पूर्णांक जो है वो पूर्णांक संख्याओं से बनती है। किस संख्याओं से बनती है? पूर्णांक संख्याओं से बनती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अभी मैंने बताया था, है ना? थोड़ा सा जो है कि आप उस चीज को रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए अपने माइंड को, है ना? प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है? जो 1 2 के बाद में चालू होती है, जिनको हम गिनती में यूज करते हैं, बोला था हमने, है कि नहीं? गणना के लिए प्रयोग की जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं
में सम संख्या 2 से चालू होगा, तो 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार से जितनी संख्याएं हैं वो सारी क्या हो जाएंगी हमारी सम संख्या। और पूर्णांक क्या होते हैं, तो निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसलिए पूर्णांक में हमारा माइनस, जैसे कि मैं मान लेता हूँ -24, -22 है कि नहीं, इस प्रकार से चलते हुए प्लस का 22, प्लस का 24, ये सारी संख्याएं है कि नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे सम पूर्णांक। ठीक है, इसमें भी सम होना आवश्यक है। अब निगेटिव हुआ तो क्या हुआ, क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं है? जी बिल्कुल है, 2 1 2, 2 2 4, माइनस का 12 इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो 2 से डिवीजन होने के कारण ये सम पूर्णांक कहलाते हैं, और सम संख्याएं जो पॉजिटिव में ही होती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, और अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो हम भाज्य संख्या से पहले अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा वही देखना है, तो पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स है ना। अभाज्य संख्या के अगर एक लाइन में डेफिनेशन की मैं बात करूं तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी से भी क्या ना हो, डिवाइड ना हो। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं एक अभाज्य संख्या की बात करता हूं 11। ठीक है, आप सभी विचार कीजिए 11 किसके टेबल में आता है, जैसे कि 1 2 3 4, एक को छोड़ दीजिए आप वहां पर, है ना। एक के लिए मैं आपको बताऊंगा क्यों छोड़ना है। तो 2 3 4 5 ऐसे आप अगर देखेंगे तो ये 11 जो है वो केवल और केवल 11 के ही टेबल में आएगा, है ना, और 1 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। और मैंने डेफिनेशन में ही क्या बोला है, जो संख्या 1 तथा स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या से डिवाइड ना हो। और 11 एक अभाज्य संख्या है, मैं इस बेसिस पे ही बोल सकता हूं, क्योंकि 11 केवल 11 से यानी कि स्वयं से और 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। डेफिनेशन समझ में आया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम कुछ ऐसे की फैक्ट्स देखते हुए चलते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं संख्या 2, तो 2 एक ऐसी संख्या है, एक आप जान रहे हैं ये एक सम संख्या है। तो मैं बात करूं तो ये सबसे छोटी है ना, ये क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, सॉरी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो क्या इसको मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोल सकता हूं, बिल्कुल, है कि नहीं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलो या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो, उसका जवाब क्या आएगा, 2। इसके बाद अगर मैं देखूं नंबर 3 क्या है, तो 3 को मैं बोल सकता हूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका मतलब आप सभी जानते हैं ये जो ऊपर के 2 वर्ड है वो ऐसे को वैसे आएगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब अगला अगर मैं बात करूं, अगली संख्या 11 क्या है, तो 11 का स्पेशल चीज ये है कि ये 2 अंकों वाली, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर इसी में मैं बात करूं 2 अंकों की सबसे बड़ी, 97 जो है हमारा 97 जो संख्या है वो क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 2 अंक हो गया तो 3 अंक भी देख लेते हैं, है ना। तो 101 क्या है आपका, 3 अंकों की। ठीक है, कितने अंकों की है, 1 2 3, 3 अंकों की सबसे क्या, छोटी। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी हो गया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी भी देख लेते हैं, उसमें भी आ जाएगा क्या आपका 997।
997 कौन सी संख्या है? ये संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 4 अंकों की तो वैसे तो पूछा जाता है 3 अंकों तक का ही, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा? 1009। ठीक है, 1009 क्या है आपका? 4 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 1009। ठीक है, इसके बाद में आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा और कोई फैक्ट इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता। एग्जामिनर के पास में वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछने के लिए, मैथमेटिक्स में खासकर। तो यहाँ तक इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। नोट्स में भी ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, है कि नहीं? आप नोट्स में जा करके PDF से देख करके आप लिख सकते हैं, या फिर मेरे साथ साथ लिखने जाए तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिख पा रहे हो तो। और यहाँ पर से अब अभाज्य संख्या यहाँ पर खत्म होता है, और अब हम बात करते हैं किसकी? भाज्य संख्याओं की। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा और किसी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए ऐसी संख्याओं का अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या हो जाएगा? जैसे कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो तो पूरी तरीके से आ ही जाएंगी, है ना? क्योंकि 6 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1 से तो 6 मिलता है। 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं 1 मिलता है। क्या 6 और किसी से डिवाइड होगा? जी बिल्कुल होगा। 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 3 मिलता है। 6 को आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो आपको 2 मिलता है। तो देख रहे हो आप, 6 जो है 4 संख्याओं से डिवाइड हो गया। और हमने परिभाषा में क्या बताया है आपको कि ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं, है ना, स्वयं तथा 1 के अलावा और किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या में एक जो है कि बहुत ही बढ़िया फैक्ट आता है, क्या कि संख्या 1, अभी तक जब भी हम परिभाषा देख रहे हैं तो उसमें हम बोल रहे हैं संख्या 1 से तथा स्वयं से, संख्या 1 स्वयं तथा किसी और नंबर से। तो 1 का क्या रोल है? मैंने बताया था कि मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस चीज का आप जो है कि खास ध्यान रखेंगे कि 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या में थोड़े से और डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, अभाज्य संख्या में थोड़े से और डिस्क्रिप्शन की। तो अभाज्य संख्या में एक आता है आपका पेयर वाले अभाज्य संख्या, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज से हटाकर अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जाते हैं तो हमें एक टर्म आता है द्विक अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक? द्विक अभाज्य संख्याएं, है ना? इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं इसे हम? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये क्या बोला है भाई, है कि नहीं? एक नया शब्द किसी ने सुना होगा और किसी ने पहले से सुन रखे होंगे, है कि नहीं? ये क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ऐसी 2 संख्याएं जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो उसे हम द्विक अभाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 और 3, हमने अभी जब देखा था कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, यानी कि दोनों अभाज्य संख्या है। इनको अगर मैं जोड़े में लिख दूं तो ये हो जाती है द्विक अभाज्य संख्या। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या 3 और 5 क्या है? द्विक अभाज्य संख्या है कि नहीं? 7 और 11 क्या द्विक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से जो है कि हम देखते हैं कि 2 के जोड़े में ऐसी संख्या है जो दोनों अभाज्य हो, द्विक अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक और चीज आता है द्विक के अलावा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक नया टॉपिक आपके लिए, सह अभाज्य संख्या है ना? इसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर्स।
को प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, और ऐसी संख्याएं जो दो लगातार जो है कि संख्याएं हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। द्विक अभाज्य में हमारे लिए दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए थी, सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्या अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, 9 और 40, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल देते हैं? 9 और 40। मैंने इसके डेफिनेशन में बताया कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF को फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्त जिसे कहते हैं, है ना। तो 9 और 40 का अगर मैं HCF निकालने जाऊं, है ना, अगर जिसको HCF निकालना नहीं आता तो मेरा वीडियो जो है कि वीडियो लेक्चर आप कंटिन्यू देखिएगा। हम HCF LCM एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर आपको सारा चीज़ विस्तृत रूप में बताया जाएगा। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ठीक है। 9 का अगर मैं 9 और 40 के HCF करता हूँ तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं बोल सकता हूँ क्या? 1 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और अगर मैं 40 को ऐसा ही लिखने जाऊं, है ना, 40 को अगर मैं ऐसे ही लिखने जाऊं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूने 8, और 8 के बाद में 5, ठीक है। ये क्या है? गुणनखंड इसका मैं कर दिया, है कि नहीं। तो 9 को मैं 1 गुणा 3 गुणा 3, 40 को 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो यहां पर इन तीनों संख्याओं, इन पांचों संख्याओं में कॉमन क्या है? कॉमन है 1, और यहां भी 1। इसे ही हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 9 एंड 40। 40 और 9 के बीच में एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए मैं 9 और 40 को एक सह अभाज्य संख्या बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2 टॉपिक, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो जैसे क्वेश्चन एक आ जाते हैं कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि 1 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, या इसे ही क्या बोल सकते हैं हम? प्राइम नंबर है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। गणित की लैंग्वेज में अगर इसका हम बात करें, बहुत ही छोटा सा एक सवाल है। तो 1 से 80 तक कुल कितनी, यानी कि 1 to 20 द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर, है कि नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएगा, अब उसमें से आपको एक टिक लगाना रहेगा। तो ऐसी प्रश्नों को सॉल्व करना अब हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, जिससे कि अभी हमने जो एक क्वेश्चन लिखा था कि 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसका जवाब निकालने में आसानी जाए, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्या मतलब जैसे कि संख्या 2 हो गया, क्या वो 1 से 25 के बीच स्थित है? बिल्कुल है। और 2 क्या एक अभाज्य संख्या है? जी बिल्कुल है। 3 है, 5 है, 7 है कि नहीं, 11 है। तो इस प्रकार से 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 25 तक ऐसी 9 संख्याएं हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाता, जैसे कि 17 हो गया, 19 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब आता है 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 से 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 75 तक भी 6 हैं, और 75 से 100 तक 4, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इन चीज़ों को जो है कि अपने दिमाग में बैठाते जाइए, याद करते जाइए, जैसे कि मुझे हो गया है, कई बार हमने पढ़ा है, उसके नाम से अब हमें पूरी तरीके से ये याद हो चुका है कि नहीं। जैसे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चारों याद है, ठीक है, ये चारों याद है, तो ये तीनों आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? 1 से 25 तक 9 है और 25 से 50 तक 6 है, तो क्या 1 से 50 तक 9 और 6 को जोड़ करके मैं 15 लिख सकता हूं, है कि नहीं।
वैसे ही 1 से 75 तक अगर मैं देखूं तो 1 से 25 9 प्लस 25 से 50 6 और 50 से 75 का 6, कुल मिला करके 21। ये हो गया 1 से 75। और 1 से 100 तक कितना, तो इन चारों को ही आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा क्या आपका 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये 4 याद करेंगे तो ये 3 आपका ऑलरेडी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 1 से 125। ठीक है, 1 से 125 तक आप याद रखेंगे 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 150 तक 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 175 तक 40 और 200 तक अगर मैं देखूं तो 46 अभाज्य संख्याएं कुल हो जाती हैं 200 तक। ठीक है, ये सभी आप याद रखेंगे। तो वापिस आते हैं अब हम हमारे प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया ही नहीं है डायरेक्ट कि 1 से 180 तक कितनी है, लेकिन 80 के निकटतम संख्या कहां तक आपको पता है, 75 तक आपको पता है। 1 से लेकर के 75 तक आपको पता है कि 21 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से 75 तक तो आपका हो गया क्या 21। ठीक है, ये कहां से है 1 से 75 तक है। अब देखो 76, क्या 76 अभाज्य संख्या नहीं, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 77 अभाज्य संख्या नहीं, ये तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 7 77। 78 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 79 79 जो है, हाँ 79 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, वो स्वयं से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैं एक संख्या 79 को काउंट कर सकता हूँ, है कि नहीं। और 80 तो खुद पूरी तरीके से क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 1 से 80 तक के लिए हमारा जवाब क्या आ जाएगा कि 1 से 80 तक कुल 22 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो संख्या, सम्मिश्र संख्या, परिमेय संख्या, इन सब के बारे में आगे और मैं जो है कि डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन एक ओवरव्यू पूरी तरीके से संख्याओं का आपको यहाँ पर मैं आज बता दिया हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया हूँ। और भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। द्विक अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, है ना, और उसके साथ में ट्विन प्राइम नंबर, इन सभी चीज़ों को आप जो है कि एक बार और पढ़ कर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट फॉलो कीजिएगा, है ना। हमारे ऐप में आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किया जाएगा और इसके आगे का हमारा लेक्चर आपको अगले पार्ट में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जी, थैंक यू।